नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं राघवेंद्र ओझा। दतिया उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद अब यह सीट उपचुनाव की ओर बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण का भी है। क्या कांग्रेस इस चुनाव को विकास, स्थानीय मुद्दों और सरकार की जवाबदेही पर लड़ना चाहेगी, या फिर राजेंद्र भारती के खिलाफ हुई कार्रवाई को जनता के बीच सहानुभूति के मुद्दे के तौर पर पेश करेगी? दूसरी ओर बीजेपी भी इस सीट को अपने लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा मान रही है। इसी बीच राजेंद्र भारती सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। उनसे हम जानेंगे कि दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और क्या इस चुनाव में विकास बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर सहानुभूति की राजनीति सियासी समीकरण बदल देगी। तो देखिए, दतिया उपचुनाव पर मध्य प्रदेश की सियासत इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि एक तरफ राजेंद्र भारती की वो सहानुभूति वाली नरेशन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास वाला एजेंडा। लेकिन इस वक्त हम आपको राजेंद्र भारती का राजनीतिक सफर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता के रूप में इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। जिला कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई और जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहे हैं। 1985 में पहली बार दतिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्वाचित हुए राजेंद्र भारती और यहीं से शुरुआत इनकी शुरू हुई। 1998 दूसरी बार दतिया से विधायक बने और क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ इन्होंने मजबूत की। 1984 से 2000 तक दतिया कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। सहकारी क्षेत्र में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1997 से 2003 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे। 2013 और 2018 दतिया से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के नरोत्तम मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा। 2023 दतिया विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हराकर तीसरी बार राजेंद्र भारती विधायक बनते हैं। 2026 में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होती है। 1978 से 2023 का यह पूरा सफर रहा और इनकी सदस्यता को भंग करने के बाद इन पर जो आरोप लगे इनको अयोग्य ठहराने के बाद ही अब दतिया के सीट पर उपचुनाव की तैयारी जारी है। चलिए, हमारे साथ सीधे राजेंद्र भारती जी पूर्व विधायक कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। राजेंद्र भारती जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। आज कई सवाल होंगे, कई सवालों के जवाब आपसे लेंगे। पहला सवाल यही, क्योंकि चुनाव सामने है, राजेंद्र भारती की रणनीति क्या है इस चुनाव को लेकर? क्योंकि कई चर्चाएं हैं इस चुनाव को लेकर। राजेंद्र भारती जी, आपके परिवार को टिकट मिलने की भी संभावनाएं हैं। आपके बेटे की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, आपकी धर्मपत्नी का नाम भी सामने चल रहा है। ऐसे में जब चुनावों का ऐलान हो गया है तो राजेंद्र भारती का अगला कदम क्या है? क्या करेंगे अब राजेंद्र भारती? रणनीति क्या है? देखिए, कांग्रेस की फील्ड में भी पूरी तैयारी है और यहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है और सब जुडिस रहते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबाव में बाई इलेक्शन की घोषणा कर दी है। जैसा कि जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ हो रहा है, वही दतिया के उपचुनाव में भी निर्वाचन आयोग की भूमिका है। हमारी तैयारी दोनों तरह से है। हम कोर्ट में भी जीतेंगे, क्योंकि जो आपने एक शब्द इसमें बोला है कि धोखाधड़ी, एक्चुअली धोखाधड़ी कहीं है ही नहीं पूरे केस में। धोखाधड़ी और साजिश तो हमारे साथ हुई है। पूर्व गृह मंत्री ने साजिशन इस केस को लगवाया है, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में करवाई और फर्जी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर केस को लगवाया है और उसको मैनेज किया है। इसीलिए पूरे फैसले में अदालत ने हमको किसी भी धारा में दोषी नहीं पाया और एविडेंस भी हमारे खिलाफ नहीं है। कोर्ट लिख रहा है और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी नहीं लिखा है, यदि गड़बड़ी होती, धोखाधड़ी होती, तो पैसे का कहीं उल्लेख नहीं है कि कितने पैसे की गड़बड़ी है।
लेकिन कहीं राजेंद्र जी, उल्लेख नहीं सवाल है ये है कि आप कह रहे हैं कि आपको दोषी सिद्ध नहीं किया गया, आप दोषी सिद्ध आपकी नहीं हुई, तो सजा किस बात की हुई थी सर, ये जरा बताइए। और सजा भी ऐसी वैसी नहीं कि एक दिन या 24 घंटे की हुई है या कोई जुर्माना हो, पूरे पूरे 3 साल की सजा सुना दी गई। तो राजेंद्र भारती किस आधार पर यह कहते हैं, हर जगह आप ये बात कहते हैं कि दोषी सिद्ध नहीं हुई, तो ये समझाइए सर कि फिर सजा किस बात की हुई? क्या अदालत गलत है, या अदालत में जो फैसले इस वक्त आपके सहमत आपके खिलाफ जो मिल रहे हैं, आपको स्टे नहीं मिल पा रहा है, उसमें क्या 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 रुख है राजेंद्र भारती का? आप पहले तो जिला सत्र न्यायालय का फैसला पढ़ लीजिए, जो मैंने कहा है वो उसमें है या नहीं है, आप देख लीजिए, उसमें कहीं है। हमको दोषी नहीं माना है। एक छोटे से कर्मचारी को बाद में पूर्व गृह मंत्री ने 8 साल बाद मुलजिम बनवाया और धारा 120 में उसके साथ हमको डाल दिया। यह पूरा मामला। राहुल गांधी जी कहां दोषी थे, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाइड करना था, उनके खिलाफ एक मानहानि केस में उनको सजा दिलवाई और उनको जो है सदस्यता खत्म कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है और मजाक कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। वही खिलवाड़ हमारे साथ हुआ है। राजेंद्र, लेकिन सहानुभूति को लेकर एक बात सामने आ रही है कि एक सिंपैथी कार्ड कांग्रेस अब आपके साथ रखते हुए नजर आ रही है कि एक तो जो आप कार्ड बता रहे हैं, जो आपकी बात है कि आप लगातार इस बात को नरेट कर रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, दूसरा सहानुभूति को लेकर भी कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सहानुभूति के साथ दतिया की जनता आपके साथ खड़ी होगी इस उपचुनाव में? देखिए, आप ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ सहानुभूति है, तो सहानुभूति जनता की बेवजह तो नहीं होगी। उसकी सहानुभूति के अंदर यदि आप गहराई में जाएंगे तो हमारे साथ अन्याय हुआ है तभी तो सहानुभूति है। तो अन्याय होने के कारण जनता ने हमको 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन हारने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको जनता के मैंडेट को स्वीकार करने की स्थिति में वो नहीं रहे और उन्होंने एन केन प्रकार इस केस को मैनेज करके अपने पक्ष में करके और उपचुनाव कराने की उन्होंने व्यवस्था कर ली। इससे पब्लिक बहुत उनसे नाराज है कि पब्लिक के मैंडेट को उनको स्वीकार करना चाहिए था और शांतिपूर्वक 5 साल उनको काटना चाहिए थे। 5 साल बाद चुनाव होते, जनता मुझसे नाराज होती या खुश रहती, वो अपने निर्णय से हमको अंदर या बाहर करती। लेकिन उन्होंने जनता के निर्णय का भी सम्मान नहीं किया, न्यायालय का भी सम्मान नहीं किया और जबरदस्ती हमको चुनाव में जनता को धकेल दिया। हमको ही नहीं धकेला, जनता को भी जबरदस्ती बाई इलेक्शन के चुनाव में झोंक दिया। अब उनसे जनता पहले से नाराज थी, अब और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। लेकिन ये कितना आसान होगा राजेंद्र भारती के लिए या कांग्रेस के लिए? सर, ये महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहेगी ना, इस चुनाव में भी कहेगी, आगे भी कहती नजर आएगी कि भ्रष्टाचार के कारण आपकी सदस्यता गई, उसके बाद उपचुनाव की ये जो तस्वीर है वो सामने आई। इस सवाल को बार बार बीजेपी पूछती हुई नजर आएगी। जब इस सवाल के जवाब देने के लिए राजेंद्र भारती जनता के बीच जाएंगे तो कितना आसान होगा राजेंद्र भारती के लिए या कांग्रेस के लिए इस नरेशन को डिस्ट्रॉय कर पाना? देखिए, भ्रष्टाचार की और धोखाधड़ी की बात मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक तो जिला सत्र न्यायालय ने कहीं उसमें लिखा नहीं है कि कितने पैसे की धोखाधड़ी है। दूसरा ये कि जेआर का एक लेटर देख लीजिए जो इन्हें जांच करवाई थी जेआर के द्वारा, जेआर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने 27 जनवरी 2015 का वो एक लेटर देख लीजिए। उस लेटर में आदेश में उसने जेआर अभय खरे हैं, उन्होंने लिखा है, रिटायर्ड हो गए वो, उन्होंने लिखा है कि राजेंद्र भारती और इनकी माताजी ने 7 लाख रुपए की बैंक को ब्याज लेकर हानि पहुंचाई है, अधिक ब्याज लेकर। और उसमें उसने लिखा है, मैनेजर को निर्देशित किया था
कि 7 लाख रुपए की इनसे वसूली की जाए। अब बैंक मैनेजर जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, जिसको पूर्व गृह मंत्री जी बैंक मैनेजर बना के लाए थे, उसने 76(1) 76(2) में 7 लाख रुपए की वसूली नहीं की बैंक के इतने, जबकि 10 लाख की एफडी तब भी जमा थी और आज भी बैंक में जमा। तो 7 लाख रुपए उनको वसूली की कार्रवाई करनी चाहिए थी कोर्ट में। तो उन्होंने बैंक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने राजनीतिक हित की चिंता की और इस स्थिति पे आके उन्होंने फर्जी तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर फैसला करा दिया। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2023 में जो जनता ने फैसला दिया है, आप विश्वास करिए कि 2026 में भी एक जो बाई इलेक्शन हुआ था अभी विजयपुर, उसमें जनता ने क्या फैसला दिया? एक वर्तमान मंत्री को हरा दिया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती कांग्रेस को चुनाव में झोंक दिया। सॉरी, जनता को उन्होंने चुनाव में झोंक दिया था। और वही स्थिति जबरदस्ती दतिया में भी की गई। लेकिन सर, समीकरण क्या कह रहे हैं? चूंकि आप 2023 के चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस 2026 के उपचुनाव के चुनावी मैदान में राजेंद्र भारती नहीं है। हो सकता है कि राजेंद्र भारती के परिवार से या तो उनकी धर्मपत्नी हो या उनके बेटे हो, या इसके इतर भी अगर कोई कैंडिडेट होता है तो कितना आसान होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के सामने लगभग उनका चेहरा भी तय माना जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा के सामने 2023 में राजेंद्र भारती थे, वो राजेंद्र भारती जिनके पास अपना अनुभव है, वो राजेंद्र भारती जिनके पास अपनी नीतियां हैं, उनके अपने फैसले हैं, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है। लेकिन अब जब एक बड़ा आरोप राजेंद्र भारती के ऊपर है, उसके बाद जब उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा या भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे बड़े चेहरे के सामने कोई और कैंडिडेट होगा, तो क्या ये कांग्रेस के लिए कोई चुनौती से कम है क्या? कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और आप बार बार एक बात को कह रहे थे, सहानुभूति। तो यदि भ्रष्टाचार की बात उनकी सही होती तो सहानुभूति नहीं होती। फिर इसका मतलब ये है, जनता को भी पता है इस असलियत कि पूरा प्रोपोगंडा पूर्व गृह मंत्री ने किया है चुनाव कराने के लिए, और उनकी पूरी निगाह है डॉक्टर मोहन यादव के स्थान पर मुख्यमंत्री बनने की। उनकी पूरी निगाह है उस पर। तो पूरी बीजेपी भी उनसे सतर्क है, सभी लोग उनसे सतर्क हैं। इसलिए, और अभी तक आप देख लीजिए, ना उनको राज्यसभा मिली, ना लोकसभा मिली, ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो वो उतावलापन उनका इतना ज्यादा क्यों है? उनके पास कुर्सी का इतना लालच क्यों है? तो भ्रष्टाचार के कारण है ना। उनके ऊपर तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन यही चीज तो बीजेपी या विपक्ष आपके लिए कहता है कि राजेंद्र भारती जी की भ्रष्टाचार के आरोपी को सहानुभूति नहीं जवाब देना चाहिए। लेकिन इस वक्त राजेंद्र भारती जनता से क्या है, सहानुभूति चाहते हैं या न्याय चाहते हैं? न्याय भी मिलेगा और सहानुभूति भी मिलेगी। और न्याय सहानुभूति एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। न्याय के साथ सहानुभूति होती है। जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ जनता होती है। तो जनता ऐसे लोगों को करारा जवाब देगी। और पहले तो मैं फिर आपको ये अर्ज करूं कि कोर्ट से राहत मिलने की हमको 100% उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सब जुडिस रहते हुए राजनीतिक दबाव में चुनाव करा रही है। तो एक तो ये हुआ कि कोर्ट कभी भी कोई भी स्टेप ले सकती है और चुनाव प्रक्रिया कभी भी किसी भी स्तर पर रोक सकती है। और इलेक्शन भी होता है, वोटिंग भी होती है। लेकिन तो राजेंद्र भारती जी कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस अयोग्य वाले पूरे मसले पर राजेंद्र भारती अकेले पड़ गए हों? क्योंकि कांग्रेस के भीतर तो इतने बड़े बड़े वकील है ना साहब, क्या वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं क्या? जैसे ही ये टैग लगा, जैसे ही ये बात सामने आई, अब इतना वक्त निकल चुका है, हियरिंग पर हियरिंग इस पूरे मसले में हो रही है, हाईकोर्ट में आप भी स्टे की मांग कर रहे हैं, आखिर स्टे मिल क्यों नहीं रहा आपको? और नहीं मिल रहा है तो क्या जो इतने बड़े बड़े वकील कांग्रेस के भीतर हैं, बड़े विद्वान हैं, और वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं क्या सर? देखिए, न्यायालयीन
व्यवस्था और उसकी प्रोसीडिंग पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय केजरीवाल जी उंगली उठा चुके हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है कि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं की क्या व्यवस्थाएं। जहां तक हमारे वकीलों की बात है, हमारी पक्ष में वकालत करने के लिए पार्टी के सभी वकील हमारी मदद कर रहे हैं, अपियर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसमें अहम भूमिका हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल जी निभा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताया गया कि आपको कितनी राहत मिलती है कोर्ट से, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके परिवार से किसी को टिकट मिले, क्या जनता की मांग है राजेंद्र भारती जी, या आपकी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश है? क्योंकि आपके बयान भी चर्चाओं में रहे, सूत्रों से हमें भी मालूम चले कि आपने कहा कि 22 बार मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं अगले इलेक्शन में लड़ लूंगा, बाई इलेक्शन में भले ना लड़ूं, लेकिन ये परिवार को टिकट देना जनता की मांग है, या पार्टी हाईकमान से निर्णय लिया जा रहा है, या फिर आपकी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसको बचाने की कोशिश है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है राजेंद्र भारती जी, आप इस पर जवाब दें कि क्या राजनीतिक बचाने की कोशिश है क्या? देखिए, जनता से हमारा लगाव और जुड़ाव और झुकाव पिछले 90 सालों से है। हाँ, जी राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजेंद्र जी तक आवाज शायद नहीं पहुंची, लेकिन देखिए ये बातचीत जारी रहेगी आगे। हम इस क्लिच को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दतिया में आखिर जनता किस पर भरोसा करे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। राजेंद्र भारती जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी आगे भी, उनको फिर से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद आखिर राजेंद्र भारती के क्या अगले स्टेप्स हैं, इसको लेकर आज बातचीत जारी है। आखिर राजेंद्र भारती किस तरह की रणनीति बना रहे, तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप राजेंद्र भारती पर लगे हैं उसको जरूर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब दोषी सिद्धि नहीं हुई, सजा किस बात की हुई, यह बड़ा सवाल था। इस पर उन्होंने जवाब जरूर दिया, और सजा भी ऐसा नहीं कि 1 घंटे 24 घंटे या 1 दिन का महज रहा हो, 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर स्टे को लेकर हाईकोर्ट में चीजें चल रही हैं। फैसला किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब अगर उपचुनाव के इस लड़ाई में राजेंद्र भारती मैदान में नहीं है, उनके जगह पर उनके परिवार का कोई सदस्य आता है, या उनकी धर्मपत्नी नजर आती है, या उनके सुपुत्र नजर आते हैं, तो क्या समीकरण होंगे? क्योंकि 2023 जो विधानसभा का चुनाव था, उसके समीकरण, उसकी अपनी हवाएं अलग होती हैं। लेकिन उपचुनाव के मध्य जिस तरह से इस भ्रष्टाचार वाले आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, एक तरफ राजेंद्र भारती की तरफ सहानुभूति, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास वो विकास वाला मॉडल, जिसके बीच ये लड़ाई देखने को मिलने वाली है दतिया के इस उपचुनाव में। और उसी को लेकर आज राजेंद्र भारती से बातचीत हम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 2023 विधानसभा चुनाव और 2026 में महज 2.5 साल में ये उपचुनाव कराने की तैयारी जिस तरह से जारी है, उसको लेकर जो कांग्रेस की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की जमीनी तैयारी है, उसकी हकीकत क्या है? एक दफा जरा फिर से देखिए राजेंद्र भारती का वो राजनीतिक सफर 1978 से कैसे शुरुआत इन्होंने की, और अब 2026 तक का जो सफर रहा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर कांग्रेस ने रखी हमेशा। हालांकि वो बीच में इन्होंने दल भी बदला, बीएसपी में भी वो गए, समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा रहे, वापस कांग्रेस में लौटते हैं, विधायक बनते हैं, और विधायक बनते हैं 2023 में नरोत्तम मिश्रा जो 3 बार के विधायक रहते हैं, उनको 7,000 साढ़े 7,000 के वोटों से इन्होंने मात दी। एक बड़ा मार्जिन तो नहीं रहा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे को हराकर राजनीतिक गलियारों में कदम रखना राजेंद्र भारती के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन अब 2026 में तस्वीरें उलट हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस सबसे बड़े आरोप के साथ चुनावी मैदान में है, वो है राजेंद्र भारती पर भ्रष्टाचार का आरोप। और इसी आरोप को सबसे बड़ा हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर वार करती हुई नजर आएगी। राजनीतिक सफर 1978 से 2026 तक राजेंद्र भारती का। लेकिन दतिया उपचुनाव पर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, लगातार नरोत्तम मिश्रा भी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, राजेंद्र भारती भी लगातार एक्टिव हैं। टिकट को लेकर बातचीत जरूर अभी जारी है।
एक बार फिर से वही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं कि ये जो विरासत बचाने की कोशिश को जो लेकर सवाल था कि आपके परिवार के लोगों को टिकट मिले, ये जनता की मांग है, पार्टी की मांग है, या पार्टी हाईकमान ने यह तय किया है कि आपके परिवार से किसी को टिकट मिले, या फिर उस राजनीतिक विरासत को बचाने की एक कवायद है? राजेंद्र जी। नहीं, ये पार्टी हाईकमान की भी इच्छा है, जनता की भी इच्छा है, और हमारे जो कांग्रेसी साथी और सहयोगी हैं उनकी भी इच्छा है। और हमारा पूरा जिले से जो संबंध है वो फादर के टाइम से है, लगभग 80 वर्षों से। हमारे फादर 40 साल राजनीति में सक्रिय रूप से रहे, फ्रीडम फाइटर भी थे, 5 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, और 40 साल से मैं राजनीति में हूँ। तो हमारा जो पारिवारिक संबंध है पूरी जनता से, और इसलिए हमको विरासत बचाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी हाईकमान, हमारे कांग्रेस के सहयोगी और साथी जो निर्देश और आदेशित करेंगे उसका पालन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इतने वर्षों तक हम लोग चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। हमारे परिवार में 9 बार विधायकी रही है, 5 बार मैंने आपको बताया कि, और एक बार हमारी आंटी सविता वाजपेयी जी सीहोर से विधायक रही जनता पार्टी के समय में 77 में, और मंत्री में रहे। तो विधायकी का पूरा जो सेवा है वो हमने जनता को समर्पित किया है। और जनता को विकास के साथ साथ, क्योंकि दतिया जिले में जो भी विकास है वो पिछले जब से चुनाव शुरू हुए और शासन व्यवस्था स्वतंत्र देश में बनी तभी से विकास कार्य दतिया जिले में हो रहे हैं। और यहाँ सभी तरह की सुविधाएं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, व्यापार की, स्वतंत्र रूप से रही है और आज भी है। पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, कॉलेज, ये सब पहले से है दतिया में। राजेंद्र जी, आपने पानी की बात जिक्र की है, मुझे एक 2023 का एक बयान याद आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव हारे थे, जब आपने उनको चुनाव हराया था, तो पहली आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक शेर कहा था कि समंदर का पानी उतरता देख कर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है तुमसे। तो महज 2.5 साल में नरोत्तम मिश्रा की यह भविष्यवाणी सच साबित होने के कगार पर है क्या? क्या एक बड़ी चुनौती देंगे उपचुनाव में, क्योंकि उनके सामने राजेंद्र भारती इस बार नहीं है? इसलिए मैं बार बार यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, एक बात उन्होंने और कही थी, उसको भी थोड़ा सा याद कर लिया। उन्होंने कहा था कि उनके जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार के हैं। कहा था ना उन्होंने? बिल्कुल कहा था, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि देखिए भाई, घर तो बना लिया आप किनारे पर, लेकिन लौट के आऊंगा, और 2.5 साल में लौट के आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, पहले पूरी बात आप हमारी भी सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बोलिए ना, फिर हम आपकी बात का भी जवाब देते हैं। जो उन्होंने कहा था कि उनकी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार के हैं, उसका रिप्लाई हमने ये दिया था जब मीडिया ने पूछा। तो मैंने कहा कि वो सदैव भगवान करे वो चुनाव हारते रहें और चर्चा में बने रहें, और 26 में भी यही होगा। वो फिर से यही बात कहेंगे जो आप उनकी बात को रिपीट कर रहे हैं, और मैं भी यही कहूंगा कि वो 26 में भी चुनाव हारते रहें और चर्चा में बने रहें। और ये समुद्र वाली बात जो उन्होंने कही, ये उन्होंने जनता को चैलेंज दिया था, क्योंकि जनता ने उनको हरा दिया था। तो जनता उनके चैलेंज को स्वीकार कर रही है। और 2000 जो उन्होंने, इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि उन्होंने जो कहा था, और आप जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि समुद्र के किनारे समंदर की पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बनाना, मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है तुमसे। वो वादा आपसे ही किया था क्या उन्होंने कि लौट के आऊंगा? लेकिन राजेंद्र भारती जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, और क्योंकि दतिया के भीतर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है, देखिए दिग्विजय सिंह एक अलग लाइन से बयान दे रहे हैं, कमलनाथ इस वक्त पूरी तरह से शांत है। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो
अंतर कला है, राजेंद्र भारती के लिए परेशानी साबित होगी क्या दतिया में? और दूसरा सवाल कि राजेंद्र भारती को भरोसा किस पर है, क्योंकि आमतौर पर आप मीडिया में कई बार कहते नजर आए हैं कि आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भरोसा है, लेकिन इस वक्त तो कांग्रेस के भीतर दिग्विजय और कमलनाथ की उतनी चल नहीं रही है जो तस्वीर दिख रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी इशारे में जीतू पटवारी को बड़ा बताया है। जीतू पटवारी, उमंग सिंह एक तरफ है, दूसरी तरफ दिग्विजय और कमलनाथ। तो राजेंद्र भारती को भरोसा किस पर है? हमें चारों पर भरोसा है। हमारे चारों सम्मानीय पार्टी के नेता हैं। कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है, अनुभव है, प्रशासन का अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव भी है, उन्होंने शासन का भी अनुभव उनके पास है। और ये जो हमारे नए नेता हैं, अनुभव और संघर्ष और जुझारूपन, इसका समीकरण कांग्रेस पार्टी में है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्षम है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, और मुकाबला करेगी। और पिछले 15 वर्षों में जो दमन, शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार जो किया गया है, उसका करारा जवाब दतिया की जनता 2026 में देगी। लेकिन सर, अब छोटे छोटे सवाल है, मैं चाहता हूं कि उस पर एक एक सेकंड में, एक एक स्टेटमेंट में अगर आप जवाब दे दें। अगर आपको लेकर जो टैग भारतीय जनता पार्टी लगाती है, दोषी या राजनीतिक साजिश, क्या मानते हैं आप? एक मिनट फिर से रिपीट करेंगे? दोषी या राजनीतिक साजिश, क्योंकि दोषी कोर्ट को तय करना है और राजनीतिक साजिश को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं। तो राजेंद्र भारती को क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार के मामले और सवाल उठाए जाते हैं उसमें वो दोषी है या राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश पूरी तरह से। सहानुभूति या जन समर्थन 2026 के इस उपचुनाव में? दोनों, सहानुभूति भी और जन समर्थन भी, दोनों। परिवार या पार्टी? पार्टी। अदालत या जनता का फैसला, किसे अंतिम मानते हैं राजेंद्र भारती? जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। चलिए ठीक है, इन तमाम सवालों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र भारती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने समय दिया और खास चर्चा की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजेंद्र भारती से हमारी ये खास बातचीत थी जिस पर दतिया उपचुनाव को लेकर, उन पर लगे आरोपों को लेकर हमने उनसे खास बातचीत की, चर्चा की और बड़ी बेबाकी तरीके से उन्होंने जवाब भी दिए। कुल मुद्दा मिलाजुलाकर दतिया के उपचुनाव के सियासी गलियारों में जो हलचल है उसको लेकर तेज है। देखने वाली बात यह होगी कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या होती है जमीन पर, भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के साथ उतरती है। लेकिन साहब, बार बार सवाल भारतीय जनता पार्टी वही लेकर आएगी जिसको लेकर बराबर सवाल राजेंद्र भारती से पूछे गए हैं। राजेंद्र भारती ने हालांकि उस पर बराबर बड़ी गंभीरता से जवाब भी दिए हैं, लेकिन अब आने वाला समय तय करेगा कि उन सवालों के जवाब जनता क्या देती है, क्योंकि लोकतंत्र में, राजनीतिक गलियारों में सबसे ऊपर कोई होता है तो वो होती है जनता। तो दतिया उपचुनाव से पहले राजेंद्र भारती की कानूनी लड़ाई और सियासी भविष्य दोनों पर नजरें टिकी हुई हैं। एक और मामला अदालत में है जहां अंतिम फैसला आना बाकी है, तो दूसरी ओर दतिया की जनता के बीच राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास बनेगा, स्थानीय समस्याएं हावी हो रहेंगी, या फिर सहानुभूति की राजनीति चुनावी समीकरण बदल देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।